नमस्कार दोस्तों, आज का अपन करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। रिया सिंघा नाम की एक लेडी है, गुजरात की, 18 वर्ष की ये लड़की है। इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ये इंडिया में होने वाली प्रतियोगिता है। इसके बाद में विजेता होने पर ये मैक्सिको के में 2024 में जो मिस यूनिवर्स कंटेस्ट होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यूनाइटेड नेशन की समिट ऑफ द फ्यूचर न्यूयॉर्क में 79वें यूएन महासभा सत्र में मोदी ने संबोधित किया। अभी पता है मोदी 3 दिन के लिए अमेरिका यात्रा पे गए हुए हैं। वहां पे यूनाइटेड नेशन की एक समिट हो रही है, समिट ऑफ द फ्यूचर। वो 79वां यूएन महासभा सत्र है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। वहां पर मोदी ने उनको संबोधित किया। संबोधित में उन्होंने संबोधन में क्या क्या कहा वो देखते हैं। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के लिए प्रतिबद्धता, ये हमारा संकल्प है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, पूरे विश्व को एक धरती मानना, एक परिवार मानना और एक ही उनका फ्यूचर, ये हमारा संकल्प है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण को आगे रखने का आह्वान किया। सभी से कहा कि आप मानवता के पक्ष को आगे रखो। सतत विकास का मतलब है आज जो अपन उपभोग कर रहे हैं वो आगामी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करें। ऐसे नहीं कि सारा उपभोग, सारे संसाधन अपन ही यूज कर ले, तो आगामी पीढ़ी को के लिए ध्यान में रखते हुए अपने को विकास करना चाहिए। ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण ये भी नहीं हो को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, भोजन, मानव का स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि भी सुनिश्चित अपने को करनी होगी। ये मोदी ने इस 79वें सत्र में कहा। फिर इन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को साथ लेकर चलना होगा। ग्लोबल साउथ क्या है? पूरा जो विश्व का ये मैप अपन देखते हैं भैया, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये यहाँ इंडिया है, ऊपर रसिया है। तो जो साउथ वाले देश है ये सब विकासशील है, वैसे माना जाता है। नॉर्थ वाले सब विकसित देश है। तो ग्लोबल साउथ की मोदी हमेशा बात करते हैं। जो नीचे वाले देश है, जो साउथ कंट्रीज है, उनको साथ में लेकर चलना अपने को होगा, ताकि ऊपर वाले तो विकसित है और उनको भी साथ में लेकर चलेंगे तो सभी का विकास संभव हो सकेगा, समावेशी विकास होगा। उन्होंने वो एक धरती एक परिवार व एक भविष्य के बारे में जो संकल्पना की, उसको कैसे सार्थक करेंगे? इसको सार्थक करेंगे एक धरती, एक स्वास्थ्य, वन हेल्थ, एक विश्व और एक सूर्य और एक ग्रिड के प्रति हमारे प्रयास, हमारे संकल्पों को प्रतिबद्ध करते हैं। ये हमने प्रयास किए। एक सूर्य के लिए स्कीम, सोलर अलायंस बनाया, एक स्वास्थ्य के लिए यूनिफॉर्म हेल्थ कवरेज ला रहे हैं, और फिर पूरे विश्व को एक स्वास्थ्य के रूप में डालना है, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये सारे हमारे संकल्पों को दिखाता है। विचारों में, शब्दों में व कार्यों में मानवता होनी चाहिए और वैश्विक समृद्धि की सुरक्षा का भाव होना चाहिए। ये हमने वसुदेव कुटुंबकम के द्वारा हमारे विचारों में भी है, हमारे भावों में भी है, शब्दों में भी है। वैश्विक शांति हेतु वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना आवश्यक है। ये बात हमेशा मोदी प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। वैश्विक संस्थाओं में सुधार करो, साउथ जो कंट्रीज है उनको भी मौका दो, अफ्रीका कंट्री है, इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। ये सभी संगठनों में सुधार है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनमें भी सुधार होना चाहिए। ये केवल विकसित राष्ट्रों की कठपुतलियां नहीं होनी चाहिए, विकासशील देशों का भी इनमें अस्तित्व और उत्तरदायित्व सब होना चाहिए। आतंकवाद के साथ में, आतंकवाद का नाम हमेशा मोदी लेते हैं। मोदी ऐसे बोल रहे हैं जो आतंकवाद हो रहा है उसके साथ में भी नए नए संघर्ष, नई नई चुनौतियां अपने सामने आ रही है। जैसे साइबर अपराध है, मेरी टाइम जो अपने समुद्र की सुरक्षा है, स्पेस के क्षेत्र में आजकल नए सैटेलाइटों द्वारा अटैक्स हो रहे हैं, नए नए संघर्ष के मैदान हो रहे हैं। इन सबको साथ में मिलकर अपने को सुलझाना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समृद्ध बनाना चाहिए। ये जो डिजिटल इंडिया है, ऐसी स्कीम लाकर पूरे विश्व में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को समृद्ध बनाना चाहिए। डिजिटल डिवाइड नहीं रखना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर। क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट में एक केस आया। उस व्यक्ति ने चाइल्ड पोर्न फिल्म देखकर उसको डिलीट कर दी और किसी को शेयर नहीं किया, तो मद्रास हाई कोर्ट ने उसको क्षमा कर दिया और उसको बरी कर दिया कि भाई आपने किसी को ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर नहीं किया, इसलिए आप दोषी नहीं हो। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस केस की सुनवाई हुई। उसने जो उस आदमी को बरी किया उसको खारिज करते हुए आदमी पर वापस से केस चलाने के लिए
फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा चाइल्ड पोर्न देखना और उसको मोबाइल में रखना भी अपराध है, चाहे से आप किसी से शेयर करो, चाहे उसका प्रचार करो, चाहे से मत करो, और चाहे से उसका व्यवसाय करो या मत करो, लेकिन आप देखे और आपने डाउनलोड किया, यह भी अपराध है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल उपकरणों पर बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना, उसे डाउनलोड करना भी अपराध की श्रेणी में है। ये चूंकि पोक्सको एक्ट 2012 में विभिन्न धाराओं में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर विस्तृत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की। ये पोक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट है 2012 में आया। इसकी खूब धाराएं हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बताती है। पोक्सो की धारा 15 ये बताती है कि सामग्री को प्रसारित करने के इरादे से संबंधित, भाई अगर सामग्री को प्रसारित करे तो गलती से सामग्री देखना व डिलीट कर देना, परंतु इसके बारे में संबंधित अधिकारी को नहीं बताना भी अपराध है। भाई किसी ने कोई सामग्री देख ली, अधिकारी को नहीं बताई कि भाई गलती से मेरे पास सामग्री आ गई, मैंने देख ली थी, अधिकारी को बताना चाहिए, नहीं बताए तो भी ये अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा गाइडलाइन दी है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये शब्द कुछ जचा नहीं, ये शब्द मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक, इसकी जगह अपने को एक संपूर्ण वर्ड होना चाहिए, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री। ये अपराध की पूरी सीमा को दर्शाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी सीमा को दर्शाता नहीं है, ये कंटेंट खुद में ही उसके अस्तित्व को बयां करता है। इसलिए अब से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह केंद्र सरकार को नोटिस दिया कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री इसका नाम होना चाहिए। दूसरा है कि जो पोक्सो एक्ट की धारा 15 की उपधारा 2 में बता रखा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसारण, अगर आप उसको प्रसारण कर रहे हो, टेलीकास्ट कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो कहीं पे, या वितरण कर रहे हो, करने वाले के साथ उसे दंड का प्रावधान है। पोक्सो एक्ट की धारा 15 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली सामग्री रखना अपराध माना गया है। यदि कोई ऐसी सामग्री रखता है तो उसके खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना है, द्वितीय बार पकड़ा गया तो 10,000 रुपए, तृतीय बार पकड़ा गया तो 3 से 5 वर्ष की उसको सजा मिल सकती है। अब पोक्सो एक्ट की धारा 44 में भी कुछ दे रखा है। जो राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग है, यह आयोग क्या करेंगे, ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देंगे जो यौन शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को खत्म करे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को सहमति व शोषण एक्ट, व जो ये एक्ट है सहमति, शोषण आदि वर्डों पर स्पष्ट समझ के लिए सरकार को नोटिस दिया है कि इस हेतु आप व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम चलाओ व एक विशेषज्ञ कमेटी बनाओ ताकि सभी शिक्षित हो और ये काम न करे। अब किरण राव जो कि आमिर खान की वाइफ है, और उनकी मूवी क्या हुआ कि ये ऑस्कर में 2025 के लिए नॉमिनेट हुई है। उनकी एक पहले फिल्म थी लगान, वो भी नॉमिनेट हुई थी, और अभी लापता लेडीज नाम की मूवी है, ये आधिकारिक एंट्री के लिए चुन लिया गया है भारत की तरफ से ऑस्कर में। साइबर जालसाज से बचने के लिए, भाई साइबर अटैक हो जाते हैं कई बार। अभी क्या हो रहा है कि जो परिवहन विभाग है उसकी वेबसाइट से मैसेज आ रहा है, जो गाड़ी चलाते हैं तो उन पे चालान आ रहा है कि भाई साहब ये चालान परिवहन विभाग से आ रहा है, जबकि वो चालान फर्जी है। अपन उसको क्लिक करेंगे, पैसे डाल देंगे तो ये अपने साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाएगी। तो आज थोड़ा आर्टिकल था कि साइबर जालसाज कॉल या मैसेज जो भी आपके पास आए साइबर से संबंधित, डिजिटल रूप में जो भी आपके पास ऐसे दूरसंचार विभाग ऐसी घटना हो, तो दूरसंचार विभाग का पोर्टल है www.sathi.gov.in पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के तहत चक्षु लिंक पर शिकायत आप अपनी दर्ज कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है, मेरे ये पैसे गबन हो गए, मैंने ये फर्जी चालान में पैसे भर दिए। जो भी फर्जी ई चालान का मैसेज अभी आ रहा है परिवहन विभाग की ओर से, तो आपको देखकर सोच समझकर इसको करना चाहिए। ये चक्षु पोर्टल आप याद रखना, मेंस में कहीं आप लिख सकते हो, प्री में भी आ सकता है। मचकुंड सरोवर के बारे में दे रखा था, तो मचकुंड सरोवर धौलपुर में है। 108 मंदिरों की श्रृंखला है, इसको तीर्थों का भांजा बोलते हैं। श्री राम की पीढ़ी के 29वीं पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा हुए थे मचकुंड, उनके नाम पर ये नाम पड़ा। स्नान से चरम रोग की मुक्ति हो जाती है। इसमें कहानी है कि भाई जब जरासंध श्री कृष्ण जी को मारने के लिए गए, तो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए गए तो जरासंध के साथ में ये काल यमन नाम का राक्षस भी गया। तो श्री कृष्ण जी मथुरा से दौड़ते हुए यहाँ मचकुंड वाले स्थान पर आए। यहाँ पर श्री ये मचकुंड जी, जिनको पहले वरदान था कि आप वहां जाकर विश्राम कर लीजिए, और जो भी आपकी नींद में खलल डालेगा तो आप उसकी तरफ आंख खोल के नजर डालोगे तो वो भस्म हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी चूंकि वहां मैदान में लड़ रहे थे,
लड़ रहे थे तो जरासंध ये काली यमन को शंकर भगवान का आशीर्वाद था। तो शंकर भगवान का आशीर्वाद था कि भाई तू युद्ध में हारेगा नहीं। इस आशीर्वाद को देखते हुए श्री कृष्ण जी ने युद्ध मैदान छोड़ दिया, इसलिए श्री कृष्ण जी को रणछोड़ कहते हैं। और श्री कृष्ण जी भागते हुए ये मचकुंड धौलपुर वाली जगह पर आ गए। फिर काल यमन उनके पीछे पीछे आया। तो श्री कृष्ण जी जब मचकुंड जी सो रहे थे उनके पास में शिला बनकर बैठ गए, वह जो अपने पीताम्बरी वस्त्र थे मचकुंड जी पर डाल दिए। तो काल यमन ने देखा कि भाई साहब ये तो श्री कृष्ण सो रहा है, इसको अपन मारेंगे। तो उन्होंने मचकुंड को जगाया और वही बात उसको जगाया तो उसकी नींद में खलल हो गई। तो उनको आशीर्वाद था भगवान के द्वारा कि कोई भी आपकी नींद में खलल करेगा तो आप उसकी तरफ देखोगे तो नजर से वो भस्म हो जाएगा। उन्होंने आंख खोली और काल यमन राक्षस की तरफ देखा और काल यमन राक्षस भस्म हो गया। फिर श्री कृष्ण जी जो पत्थर के रूप में शिला के रूप में बैठे थे उन्होंने मचकुंड को अपने दर्शन दिए। तो फिर मचकुंड जी ने कहा कि मैंने हर लोक में घूमा, सब जगह घूमा, लेकिन मेरे को भगवान के दर्शन इसी स्थान पे जाके हुए। उन्होंने 5 दिन का यज्ञ किया। उसी यज्ञ के स्थान पे मचकुंड धौलपुर में सरोवर बना हुआ है जिसमें नहाने से चरम रोग की मुक्ति हो जाती है। दूसरी बात, कातरी नदी में एनजीटी जो आयोग है नई दिल्ली में, ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें इन्होंने जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग आदि को नोटिस दिया है कि वहां पर हो रहे अवैध खनन व अतिक्रमण को हटाया जाए। कातरी नदी क्या है? एक अंतर प्रभावी नदी है, कंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है और ये बहती हुई अपवा क्षेत्र इसका तोरावाटी है। तोरावाटी में नीम का थाना, झुंझुनू व सिक्कर जिले आते हैं। इसमें सभ्यता भी है, गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना में है, सुनारी सभ्यता खेतरी झुंझुनू में है। तो ये है कातरी नदी का अपवा क्षेत्र, इसमें अतिक्रमण हो रहा था तो खनन विभाग आदि को एनजीटी ने नोटिस किया शिकायत के आधार पर। तो अपन देख लेना, मेंस में क्वेश्चन आया तो ये भी लिख देना अपन अपने। 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की भारत क्षेत्र सम्मेलन, जो भारतीय क्षेत्र का जो सीपीए है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, इसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। नई दिल्ली में हुई संसद के भवन में। इसका विषय था सतत एवं समावेशी विकास के लिए विधायी निकाय की भूमिका। विधायी निकाय मतलब जो भी राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यों की विधानसभा है, विधानमंडल है, इन सब की भूमिका सतत विकास में। इसमें राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण ने भी भाग लिया। सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी जैसे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष भी वहां पे गए। उपसभापति हरिवंश नारायण है, सभापति जगदीप जी धनखड़ है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आई 2023-24 की। ये जुलाई 23 से जून 2024 के बीच की रिपोर्ट है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि जो बेरोजगारी दर है वो 3.2% रही, 3.2% ही रही। 2022 में भी 3.2 थी, 2023-24 में भी 3.2 है, ना तो बढ़ी न घटी। लेकिन पिछले 5 सालों में 6% से 3.2 मतलब आधी हो गई। बेरोजगारी दर क्या होती है? कार्यबल में शामिल कितने लोग काम नहीं कर रहे। भाई कार्यबल जैसे एक फिक्स एज का पैमाना है, भाई 15 साल से 60 साल के बीच में लोग कार्यबल में आ जाते हैं। अब कितने लोगों को काम नहीं मिला, कितने लोग काम नहीं कर रहे, ये सब बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी दर भारत में 3.2% है। इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आबादी में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, काम की तलाश में है। तो इसका रेशियो इन्होंने दिया 60%, जबकि 2022 में 57% थे। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये है 15 साल या उससे ऊपर वाले ही देखते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स में। तो ये 58% लोग आबादी में प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, 15 साल से ऊपर वाले। अब गौरी नृत्य के बारे में था कि भाई गौरी नृत्य यहाँ जयपुर में लोग बाग सीख रहे हैं, ये पर्यावरण का संदेश देते हैं, देवीत्व पर आधारित है। गौरी एक्चुअल में पार्वती माता का ही नाम है। तो होता क्या है, गौरी नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य भी है और नाट्य भी है, नाटक भी है, गौरी नृत्य भी है। दोनों एक ही टाइम पर आयोजित करते हैं, नाट्य और नृत्य। रक्षाबंधन जो श्रावण पूर्णिमा आती है उसके अगले दिन से शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता है। पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश ये देता है। भील नृत्य है, भील नृत्य और कौन कौन से? गेर है, गवरी है, युद्ध है, द्विचक्री है, हाथी मन्ना, नेजा, धुमरा, ये सब भील नृत्य है। अब गौरी नृत्य के बारे में देखा, लोक नाट्य के बारे में देखते हैं। लोक नाट्य राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। इसको मेरू नाट्य, मेरू क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला को मेरू बोलते हैं, मेरू नाट्य बोलते हैं, क्योंकि भील जनजाति वही अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग में रहती है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें पार्वती को गौरी या राई बोलते हैं, राई पार्वती को बोलते हैं, तो शिव को बोलते हैं राई बुढ़िया। और सूत्रधार जो स्टार्टिंग करता है इसका उसको बोलते हैं कुटकुटिया, और जो हंसाता है हास्य कला उसको बोलते हैं झटपटिया। ये महिला है जयपुर की आदिति ब्रह्म भट्ट जयपुर के। इन्होंने क्या किया, पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में गोल्ड मेडल जीता है जयपुर घराने का कथक प्रस्तुत करके।
ये अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ व यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखना, अदिति ब्रह्म भट्ट जयपुर घराने कथक से संबंधित है, तो आप याद इसको रख लेना। फिर दिलीप ट्रॉफी 2024 में दिलीप ट्रॉफी हुई थी। इसमें इंडिया ए टीम ने ये खिताब जीता है। ये भारत का घरेलू टूर्नामेंट है जिसको बीसीसीआई, भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसको आयोजित करवाता है। ये दिलीप सिंह जी क्रिकेटर थे, उनकी याद में मनाया जाता है। 1961 से शुरू हुआ था। फिर सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये फॉर्मूला 1 रेस है। इसको किसने जीता है? मैकलारेन चालक, मैकलारेन कंपनी के चालक है लैंडो नोरेस, इन्होंने जीता है। वह रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। याद रखना, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024। अब चेस ओलंपियाड, भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आपके आएगा। 45वां चेस ओलंपियाड था, हंगरी बुडापेस्ट में खेला गया। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ, तो भारत निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट जीतना ही था। और ऐसा पुरुष व महिला एक साथ दोनों ने गोल्ड जीता है, ऐसा तीसरा देश है भारत। भारत ऐसा तीसरा देश है। 100 साल पहले भी भारत ने ये 1924 में जीता था, 1924 में, और आज 100 साल बाद में 2024 में ये आई है पारी। इसमें क्या होता है, पुरुष और महिला टीम अलग अलग होती है, 11 राउंड होते हैं, महिला भी 11 राउंड होते हैं। पुरुष में 11 राउंड में 10 में विजयी रहा, 1 में ड्रा रहा, इसका मतलब पुरुष टीम हारी नहीं। 1997 टीमें थी, उसमें एकमात्र पुरुष टीम भारत की विजयी रही, गोल्ड मेडल जीता। महिला टीम में 11 राउंड हुए, 9 में विजयी रहे, 1 ड्रा हुआ व 1 हारी। देश में अब इस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर तो मिलता ही है। चेस ओलंपियाड में बेस्ट प्लेयर में भी भारत के 2 पुरुष व 2 महिलाओं को खिताब मिला है। एक है डी गुकेश 18 साल के, अर्जुन एरिगेसी ये 21 साल के। वह महिलाओं में दिव्या देशमुख व वंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख नागपुर से है। ये अपना आज करंट अफेयर पूरा हुआ। धन्यवाद।